जबलपुर में धर्मशास्त्र विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज कुमार सिन्हा से स्वदेश न्यूज की टीम ने विधि को लेकर बातचीत की है, जहां उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति में धर्म न्याय पर भी जोर दिया गया है। दोनों का बार काउंसिलिंग इंडिया में सामंजस्य होना जरूरी है। नई शिक्षा नीति में न्याय प्रणाली पर ध्यान देने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति से आने वाले समय में बहुत बदलाव होंगे। ये विधि और न्याय के लिए महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में एक शब्द है लॉ, जिसको कहते हैं विधि, और हिंदुस्तान जो है वो न्याय व्यवस्था से चलता है। विधि यदि मजबूत होगी, लॉ यदि मजबूत होगा, तो न्याय जल्दी मिलेगा और न्याय की प्रक्रिया भी सरल होगी। नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें क्या न्याय या लीगल जो शिक्षा है उसको भी लिया है, या इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसी विषय पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा साहब। हम समझते हैं कि जब विधि की जब बात आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो उसमें कितना नई शिक्षा नीति में कितनी समाहित है विधि को लेकर भी सरकार कितनी चिंतित है? सर, पहले तो स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है, और एक नए विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर हम आपको स्वदेश न्यूज की तरफ से अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोग आए हैं यहाँ जबलपुर में, तो आपका स्वागत भी है और मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि आपने प्रश्न उठाया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं एक तरह कॉमन लैंग्वेज में, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और विधि के शिक्षा के उस पर अगर देखा जाए तो थोड़ी गहन अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ती है। एक अगर अब मैं कहूँ सीधा कमेंट, क्योंकि जहाँ विधि की शिक्षा की होती है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का थोड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। आप यूनिवर्सिटी बन भी जाएं, आप इन कॉलेज एफिलिएट भी करते हैं, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर आपको नहीं मान्यता देती है तो आप विधि की शिक्षा को नहीं चालू कर सकते हैं। तो विधि की शिक्षा को शुरुआत करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि दोनों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सामंजस्य है या नहीं है। तो जहां हम इस सवाल को खोजते हैं सर, तो हम देखते हैं कि किसी कारण से, और जो भी होगा, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी है उसमें रेगुलेटरी जॉब जो दो पर्टिकुलर बॉडीज़ हैं, खास करके मेडिकल वाले हैं और लीगल वाले को बाहर रखा गया। वो उसमें लिखा गया है कि इट्स नॉट दी परव्यू ऑफ। अब वो है कि लीगल एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड होता है एडवोकेट्स एक्ट में है, सेक्शन 7 से बार काउंसिल को मैंडेट है लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का, तो बार काउंसिल का योगदान काफ़ी रहता है। ये तो एक पक्ष है। तो सामान्य थोड़ी सी एक बाहर होने के कारण कुछ बातों में हमें सोचने की ज़रूरत है, और मुझे पूरी आशा है कि धीरे धीरे BCI भी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी और सरकार भी दोनों एक सामंजस्य बनाएंगे और कहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये सब के लिए है, और उसी के फ्रेमवर्क में हम ओवरऑल, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, लीगल एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर एजुकेशन हो, और कोई भी ह्यूमैनिटीज़ की भी शिक्षा हो, सबको एक यूनिफॉर्म तरह से यूनिफॉर्म एजुकेशन करेंगे, तब एक अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में, औसत 4 साल गुजर गए हैं, तो आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में कुछ परिवर्तन आएगी। तो पहला जो अगर मैं कहता हूँ कि तब भी मैं ये कहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें एक मार्गदर्शन दिया है कि हमारे शिक्षा नीति जो वर्तमान विधि शिक्षा चलती है उसमें क्या क्या मूलचूट परिवर्तन करना है। और आपने बड़ा ही अच्छा बात कही थोड़ी देर पहले आपने कही कि विधि को अगर इफ़ेक्टिव होना है, न्याय प्रणाली को सरल होनी है, न्याय गरीब के द्वार तक पहुँचे, तो इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है, विधि को उस हिसाब से बदलने की भी ज़रूरत है। तो हमारे राष्ट्रीय एजुकेशन नीति में ये कहा गया है कि लीगल एजुकेशन बारे में एक चर्चा की है, उस पर सभी को करना है, यूनिवर्सिटी को भी जोड़ देनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि बार काउंसिल ने अभी मई के महीने में एक सर्कुलर इशू की है, ट्रांसफॉर्मेटिंग लीगल एजुकेशन इन इंडिया। उसमें हर एक कॉलेज को
सभी को एक डायरेक्शन गया है कि आके नए सब्जेक्ट करेंगे। तो जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बार कहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाना चाहिए, मशीन लर्निंग को पढ़ानी चाहिए, डीप सीबेड माइनिंग को, नए कोर्सेज के बारे में उन्होंने चर्चा की है। उन सब्जेक्ट को बार काउंसिल ने एक सर्कुलर जारी किया है मई के महीने में 2024 में। उनमें कहा है कि आप ये सारी चीज़ों को करें, और उसमें उन्होंने राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा भी की है। तो मतलब वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो कुछ हालत में हम पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बड़े अच्छे पहल की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो अगर हम देखें सारांश, और हम अगर उसके दिल को खोजें, अगर हम राष्ट्रीय लीगल एजुकेशन के दिल को हम खोजें, तलाशें, तो ये लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि हमारा जो वर्तमान शिक्षा है वो कम्पिटिटिव होनी चाहिए, और कम्पिटिटिव अमॉन्ग दी लॉ स्कूल्स नहीं होनी चाहिए। कम्पिटिटिव हम ग्लोबल करें, जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स हो यहाँ पर तो अपने आप को शिक्षा हासिल कर सके, और विदेशों में भी जाके वो कम्पीट कर सके, उनकी शिक्षा का उनका ये हो। तो ये बड़ी अच्छी तरीके के कम्पिटिटिव होनी चाहिए। उसमें दूसरी बात जो सोचने की है और समझने की है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, उसमें आप प्रियम्बल की बात को कर सकते हैं, प्रस्तावना की बात को कर सकते हैं। उसमें ये कहा गया कि जो हमारा समाज हो वो रूल ऑफ लॉ पे चल रहा है और चलता रहे, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट हो, डेमोक्रेसी हो, डिग्निटी हो, इन सारी चीज़ों को हम सबका एक दायित्व है, इसको बराबर बनाए रखना है। और उसी उद्देश्य से हमारी शिक्षा को भी बच्चों में इनकलकेट करना है, द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इन सारी बातों। तो हम जो शिक्षक क्लास में जाएं, उनमें उनकी भी दायित्व है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, इस बातों को वहाँ पर लाए। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक मार्गदर्शन है। और बार काउंसिल, आज मैंने कहा थोड़ी देर पहले ही आपको कि बार काउंसिल ने एक लेटर इशू भी की है, और टाइम टू टाइम वो बता रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी प्रयत्न आ रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाए। कुछ कुछ बिंदु हैं, उस पर भी वो चिंतन करेंगे, और उसका भी कुछ ना कुछ निदान आएगा, कुछ समाधान आएगा कि भविष्य में करें। तो मुझे लगता है कि दोनों का बहुत ही ज़रूरत है, और आने वाले समय में विधि में परिवर्तन, हमें इंस्पिरेशन मिलता है, हमें स्रोत मिलता है, प्रेरणा की स्रोत मिलती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, उसको हमें लागू करनी चाहिए और उसकी ओर बढ़नी चाहिए। वैसे भी डॉक्टर सिन्हा, अभी चुनौती तो आपके लिए अभी बहुत भी हैं और भी हैं। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत की गई, सीआरपीसी आईपीसी को रिप्लेस करके नई भारतीय न्याय व्यवस्था को रिप्लेस किया गया और चल रहा है। उस पर भी मुझे लगता है कि आपके जो विधि के छात्र हैं उन तक नए तरीके से वो शोध भी करेंगे, पढ़ेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। एक जो बात उठ रही है कि नई शिक्षा नीति जो है वो आमूलचूल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको आप कहते हैं, वो आमूलचूल परिवर्तन की तरफ देश को ले जाएगा। वो जो हम प्राचीन हमारी जो सभ्यता थी, प्राचीन हमारी जो शोध थे, प्राचीन जो अन्वेषण थे, राजदंड होता था एक पहले कि राजा ने एक दंड तय कर दिया, वो दंड स्वीकार्य हो गया। अब वो राजदंड की प्रक्रिया खत्म हो गई। हम लोकतंत्र की तरफ है, डेमोक्रेसी की तरफ है। यहाँ पे कई ऐसे निर्णय भी होते हैं जो 5-3 के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, मगर वो भी स्वीकार होते हैं। 3 लोगों ने अपने यदि विरोध भी किया तो भी उसको डाला जाता है। तो ये नई शिक्षा नीति में इन चीजों को जब हम प्रस्तावना के तौर पे लेके आएंगे तो वो उससे कैलकुलेटिव जो विधि है, लॉ की पढ़ाई, उस पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं, जो संविधान में पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं लगता है, इसमें एक मार्गदर्शन है कि एम्फेसिस देने की ज़रूरत है। जो संविधान का हमारे लॉ स्कूल्स में 2 पेपर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए, तो उसमें ये बातें की चर्चा होती है। और आपने जो बातें उठाई कि विधि को थोड़ा आम जनता की तरफ की होनी चाहिए, ये राजा वाली पुरानी नीति के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, इसमें एक रीजनिंग होनी चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए, और रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड होना चाहिए। कोई समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी तरीके का, और कानून के सामने सभी को बराबर ओहदा की देने की ज़रूरत है। हकीकत में कुछ और बातें रहते कि बहुत सारे समय में ये भी कहता हूँ कि हम कितना भी परिवर्तन कर ले, लेकिन इसके लिए हमें सरकार की योगदान की बहुत ज़रूरत होती है। कि बहुत सारे लोग ऐसे छोटे छोटे जगह पे होते हैं जिनके लिए जिला न्यायालय ही सुप्रीम कोर्ट बन जाता है।
वो सजा, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, जबकि व्यवस्थाएं हैं, फ्री लीगल एड सर्विसेज की व्यवस्थाएं हैं, डालसा है, सालसा है, नालसा है, ये सारी चीज़ें हैं कि फ्री लीगल एड की बात करते हैं। संविधान में भी उसका प्रोविज़न है, आर्टिकल 39A का। तो मुझे लगता है कि जो छात्र बने, क्योंकि बहुत है, आप जैसे पत्रकार हैं, आपको पता होगा, आप कभी भी देखेंगे कि कितने लोग हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को ही फाइनल मान के रह गए कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मध्य प्रदेश में जबलपुर आए या बेंच में ग्वालियर और इंदौर जाए, तो वो 2-3 साल में भाग्य को समझ के करते। तो बहुतों के लिए मुझे लगता है 90% उसी में चलते हैं। हमें उनकी चिंतन करने, जो शिक्षा में हम सबसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कह रहे हैं, सबसे बड़ा एंगल है, एक ह्यूमनिज्म की ज़रूरत है, एक मानवता की तरह की मानवीय सोच की ज़रूरत है कि हमें उस तरीके से सोचना है। और छात्र छात्राओं को, क्योंकि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन मेटेरियलिज्म भी काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा है। परिवार में आपके भी बच्चे होंगे, मेरे भी बच्चे, सभी का ध्यान रहता है कि एक शहर से बड़े शहर की ओर जाएं। सभी एक तरीके से माइग्रेशन होता है, छोटा शहर खाली होते रहा, वहाँ पर जो बच्चे जो लॉ, मैं समझता हूँ कि वही स्तंभ है। वहाँ के जो लॉ स्कूल है, जो हमें तो ये सोचना चाहिए कि 27 नेशनल लॉ स्कूल देश की लीगल एजुकेशन नहीं है। देयर 1800 लॉ स्कूल्स हैं, वो सारे हैं, और वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे सरकार की मदद के, उनको भी जागरूक। और मैं ये कहता हूँ, मैं ये मानता भी हूँ कि हम सब का दायित्व है कि अगर हम प्रिविलेज्ड पोजीशन में हैं, हमारे बच्चे अच्छे हैं, टीचर हैं, तो हम कैसे इनको मेंटर करें, कैसे हम इनको गाइड करें। जो आपकी बहुत सारी समस्याएं जो आम जनता ढूंढती है, तो इन्हें, इन बच्चों को इस तरीके से कि ये समाज के प्रति अपने आप एक समझे कि उनके एक दायित्व है, समाज के प्रति उनके दायित्व, अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहना है और समाज के प्रति दायित्व को भी पूरी तरह निभाना है। तो जिंदगी के कुछ वर्ष आप जरूर ग्रामीण में, चाहे तो अपरोक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भी आप कर सकते हैं, जहाँ किसी को गाइड करते, किसी को हेल्प करते हैं। तो हम सबको आगे आना है विधि में, चाहे हम कितना भी पढ़ा ले क्लास में, कितनी भी बातें कर ले, लेकिन वो चीज़ बच्चे जब आगे चले जाएंगे, जब तक वो समाज के प्रति नहीं सोचेंगे, तो उसमें बदलाव नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी कहते, तो लॉ को समाज से जोड़ के देखना, विधि को समाज के परिप्रेक्ष्य में समझने की ज़रूरत है। समाज की समस्या को भी लॉ ही हेल्प करेगी और उसको दोनों का सामंजस्य होना है। तो इसलिए आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की भी बात हो रही। और मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आप बात किए, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि हमारी जो उसमें बाणभट्ट की किताब कादम्बरी की जिक्र हुई, उसमें जिक्र किया गया है बाणभट्ट की किताब। उसमें बाणभट्ट ने कादम्बरी में 64 कला की बात की है। वो सिर्फ इस संगीत के क्षेत्र में उन्होंने नहीं कला की बात की, वो सभी क्षेत्रों में का है। तो हमें एक तरीके से एक लॉ के छात्र को, छात्राओं को, शिक्षक को समाज से जोड़ना है। वो जुटे हुए हैं और इसके कारण ही लॉ में आते हैं। जब आपका बच्चा किसी दिन अगर बोलता है ऑल ऑफ सडन 11 साल का, जब वो 12th पास करने हैं कि हम लॉ में पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कोई इसका दिमाग हटा दिया है, नहीं तो मैं तो डॉक्टर बनाना चाह रहा था, मैं तो इंजीनियर। आज भी हमारे जो पेरेंट्स है, पहली चोट धक्का लगती है उसको घर पे, लेकिन फिर बाद में सोचते, कोई दोस्त आते बोलते हैं कि नहीं, लॉ में भी अच्छी कैरियर, लॉ में भी लोग अच्छे कर रहे हैं। तो एक परिवर्तन आ रहा है, तो इसमें और पढ़े। लेकिन आज मेडिकल का आप देखिए तो 5 लाख 7 लाख लाखों स्टूडेंट बैठते हैं। अभी भी हम कहेंगे हमारे जो क्लैट है उसमें भी हम बहुत कम पहुँचे हैं, तो हमें सभी को जोड़ना भी है। तो हम कह रहे हैं कि जो शिक्षा में एक मानवीय मूल्य, जो वैल्यूज़ हैं, उसको इनकलकेट करनी है और लॉ एजुकेशन में इस चीज़ को इम्फेसिस करना है, समाज से इसको जोड़ना है। बहुत लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं करें, बहुत लोग अपने कर रहे हैं, चाहे वो विधि के ज्ञाता हो या ना हो, लेकिन विधि की बातों को लोग को समाज में पहुंचा रहे हैं, जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं। और ख़ास करके मैं पत्रकार क्या कहते हैं, जो समाज में पत्रकारिता है और पत्रकार हैं, उनका योगदान, बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं कभी भी सरफेस पर ना है। आज से 30 साल पहले बहुत सारी बातें, जो दुर्दांत घटनाएं होती थी, वो दबी रहती थी। आज एक छोटी छोटी केसेस जो अगर पत्रकार ना उठाए, और सरकार तब तक नहीं जागती, पुलिस नहीं जागती, जब वो उठता है, जिस दिन न्यूज बनता है, तो सारा सिस्टम वर्क होता है कि अरे इसको कैसे हैंडल करो। तो पत्रकार भी समाज में, और उससे कानून के सारे पल खुलने लगते हैं। तो पहले तो जो घटनाएं घटी, उसको जागृत, उसको आना है। जब सरफेस पे आता है, तो फिर सारे जो एजेंसीज हैं वो काम करती है, पुलिस अपना काम करती है और कोर्ट अपना काम करते हैं और सरकार भी अपना दायित्व है। तो पत्रकारिता भी एक बहुत बड़ा समाज में मूल परिवर्तन, डिजिटल से और टेलीविज़न के माध्यम से और पेपर के समाज में जो
विषमताएं हैं, कुरीतियाँ हैं, जो दुर्घटनाएं हैं उसको उजागर करती है, और लॉ टीचर्स को और लॉ शिक्षक को करना है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा आपको कि 2007-8 में नई दुनिया मुझे लगता है नई दुनिया लखनऊ से निकलती थी, उसमें किसी महिला पत्रकार ने जेल के कंडीशंस के बारे में, प्रिजन्स में जो है कंडीशंस खराब हैं, और उस लिखी एक न्यूज़, उसको फिर जो फॉर्मर चीफ जस्टिस RC लाहौटी जी थे, तो उन्होंने उस लेटर को, पेपर की कटिंग को काट के उनको भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुओ मोटो उनको ले लिया, उनके लेटर को, उसको PIL में कन्वर्ट किया, और बड़ा ही फेमस केस इन रे कंडीशंस इन इंडियन प्रिजन्स 1352 करके है। आप देखिएगा सुप्रीम 1352, लेकिन आज जेल उससे ज़्यादा है। उसके बाद तो उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस इमर्ज हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पत्रकार ने उस केस को उठाया, उसके बाद उन्होंने RC लाहौटी जी ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भेज दी, और उसमें परिवर्तन काफ़ी आ गई, और उसमें गाइडलाइंस बने। उसमें हमारे जस्टिस दीपक गुप्ता हुआ करते थे, उन्होंने भी, और जस्टिस मदन लोकुर, सोशल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के अभी भी चल रहा है। तो बहुत सारे डायरेक्शंस आए, इसमें काफ़ी सुधार हुई। तो हमें लगता है इस सारे का एक सामंजस्य होना चाहिए, सारे मिलके सारे इंस्टीट्यूशन काम करेंगे तो सुधार होगा, और विधि में भी काफ़ी परिवर्तन की जरूरत है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत सारी आपने बातें बताई और बड़े विस्तार से भी बताई। एक अंतिम प्रश्न, धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय जबलपुर अपने छात्रों के लिए क्या नया करने जा रहा है? मैं ऐसा नया के अगर कहे तो मैं उनको जागरूक करना चाहता, जो सारी बातें मैंने बताया, तो मेरा इस तो मेरी ये दायित्व है कि हम हमारे जो स्टूडेंट हो सोशली रेलिवेंट हो, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, और टुवर्ड्स अपने करियर को बनावे। तो हम इन्हों के सोशली रेलिवेंट हो, समाज के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाए, आज के टेक्नोलॉजी से अपने आप को पूरी तरह से अवगत रखे, और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो उसमें कंट्रीब्यूट करे। तो मैं चाहता हूँ कि ये छात्र को, जैसे मैंने अपनी बातों में बहुत बार जिक्र किया, कि वो रेलिवेंट हो और समाज की ओर कंट्रीब्यूशन दे। उनको इस बात के लिए हम जागरूक करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऑटोनॉमी सभी के रहे, छात्र छात्राएं जो हैं जो सोचते हैं वो करे, लेकिन उनका एक, मैं इस बात का दिया जलाना चाहता हूँ, उनके मन में इस बात की एक क्रांति लाना चाहता हूँ, अगर कहें कि वो समाज के लिए भी उन्हें कुछ देना है, क्योंकि हम सब समाज से जुटे हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि आप करेंगे वो करेंगे। तो मेरे दिमाग से है कि हम सब शिक्षक जो यहाँ पर हैं और हमारी है, सब मिल के मैं कलेक्टिवली क्या सोचता हूँ कि किस तरीके से वो जागरूक नागरिक हों, देश में समर्पित हों देश के प्रति, और अपना जो भी मार्ग चुनना चाहते हैं करियर के प्रति, उनको पूरी स्वतंत्रता रहती है, उसमें कोई नहीं। लेकिन हमारी पढ़ाई के द्वारा से, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, वो एक प्रहरी बने, एक सिपाही बने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो जिस जगह भी रहें, जहाँ पर भी रहें, कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो करें, और मुझे लगता है कि ये करेंगे। हमारे छात्र अभी 2 बैच हमारे पास किए हैं। पहला कॉन्वोकेशन हमारा जस्ट अभी कुछ दिन पहले हुआ है, और हमारे आदरणीय जस्टिस महेश्वरी सर, सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस सतीश शर्मा सर, फिर हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस संजीव सचदेवा सर, और हमारे राजेंद्र मेनन सर जो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आके हमारे बच्चों को मोटिवेट किया, कॉन्वोकेशन में डिग्री दी, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही बनी रही। हाँ, आपके माध्यम से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो मेरा उद्देश्य है, बट मुझे थोड़ी समस्याएं भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारी अपना कैंपस आने वाले दिनों में बनाने में मदद करे, जो हमारी ज़रूरत है। अभी हम रेंटेड बिल्डिंग में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, चाहकर भी सरकार का सहयोग रहता है। सरकार का सहयोग की वजह से हम यहाँ पर रहें। तो हमारी सरकार सभी में कि हम समाज में जुड़ने के लिए, समाज से बनने के लिए हमें मदद करें और हम आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर आपने जो भी बात उठाई है वो बात तो सरकार तक पहुंचेगी, और वजह यही है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश में एक नई क्रांति लाने का प्रयास सरकार भी कर रही है, और उस रेवोल्यूशन को शायद पूरी पीढ़ी भी आगे बढ़ा रही है। तो स्वदेश न्यूज़ के साथ बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा साहब, बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आपने अपने विचार रखे, और निश्चित तौर पर आपने जो मांग उठाई है हम उस तक पहुंचाएंगे, और सरकार भी गंभीरता से उस मांगों को देखेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
और स्वदेश लाइक न्यूज़ ने मुझे मौका दिया अपनी बातों रखने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैंने कही उस पर मैं अमल करूं और ये चीज़ें आगे बढ़े। और जो हमारे राज्य में जितने भी लॉ स्कूल्स हैं, मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं, और मैं इसके लिए बड़ा दृढ़ संकल्प हूं। मैं इसके पहले दिल्ली में भी था कि हम सारे जो लॉ स्कूल्स हैं यहाँ पर, चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेजेस हों, और जिस तरीके का हमसे मदद हो सकती है, हम उनके बच्चों को अपने यहाँ ला के 10-15 दिन पढ़ा भी सकते हैं अपने शिक्षक। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हम एक नेशनल लॉ स्कूल एक अलग पहचान ना बनाए, हम इसमें इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और भी जहाँ पर जो थोड़े ये है उनको किस तरीके से शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। तो हमारी आपके माध्यम से सारे विधि के शिक्षक और छात्रों का ये अनुरोध है कि हमसे जुड़े, हमारे एक प्रोग्राम में आवें, उनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उनकी सुविधाएं करेंगे। ज़रूरत पड़ा तो हमारे शिक्षक भी जाएंगे, कोई ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम करें जिसमें फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, स्टूडेंट के लिए कॉन्फ्रेंसेस हो, सेमिनार हो। तो ये सारी चीज़ें मेरी आइडिया है कि मध्य प्रदेश राज्य में जहाँ पर हम स्थित हैं, तो वहाँ के सारे लॉ कॉलेजेज को से हम जोड़े, और इस प्रक्रिया में हम प्रयत्नशील हैं। जबलपुर के सारे लॉ कॉलेजेस से हमारे संबंध है, और कहीं से भी हमें कुछ अब ये अनुरोध आता है कि आप आएँ, तो मैं बिना इस बात के हिचक किए हुए कि कौन से कॉलेज हैं, मैं चाहता हूं इसीलिए कि इससे हम जुटेंगे और वो भी हमसे जुटेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से सारे लॉ कॉलेज मध्य प्रदेश के और अदर स्टेट्स के भी वेलकम है, लेकिन हमारे अपने जो राज्य के हैं वो हमसे जुटे, और हमसे जो मदद हो सकता है हम उनको देने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत की सरकार हमेशा ये प्रयास करती रही कि न्याय पारदर्शी भी हो, न्याय सरल भी हो, और न्याय जल्दी भी हो, उपलब्ध हो। और इस दिशा में लगातार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय काम भी कर रहे हैं, और ऐसे विश्वविद्यालय भी काम कर रहे हैं जो छात्रों को विधि की पढ़ाई को तकनीकी तौर पर और रीजनिंग के तौर पर और बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा साहब। तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ मिला होगा आपको इस साक्षात्कार को सुन के, और जो लोग अपना कैरियर विधि की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं वो एक बार जरूर इस दिशा में गंभीरता से सोचें। कैमरामैन आकाश के साथ सुनील दत्त तिवारी, विधि विश्वविद्यालय जबलपुर।